अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एप्टीट्यूड के हवाले से बहुत ही अहम टॉपिक गॉसेस लॉ को बाकायदा हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके सवालात जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट में एमसीक्यू की शक्ल में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। याद रहे ये एक थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जो कि अक्सर इंटरमीडिएट लेवल पर बच्चों का काफ़ी वीक होता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में आपने बहुत तवज्जो से इस लेक्चर को सुनना है और लेक्चर के एंड में अगर आपको ये अच्छे से समझ में आए तो कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और अगर आपको वीडियो की शक्ल में अगर मैं समझाने में कामयाब हो जाता हूँ तो ये मेरे लिए भी एक नई बात होगी कि मैं काफ़ी एक कॉन्सेप्चुअल खतरनाक टॉपिक को वीडियो की शक्ल में समझा पाया। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चले कि ये लेक्चर हमारे YouTube चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है और ये लेक्चर डॉक्टर लियसगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। याद रहे, बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होंगी। अगर आप मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रहे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का एक ही तरीका है कि आप अपना नाम और अपने शहर का नाम इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। मेल और फीमेल का व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो सेपरेट है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में हम मुख्तलिफ PDF बुक्स जो एप्टीट्यूड के हवाले से और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के पास पेपर जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं हम वो PDF की शक्ल में व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर देते हैं। तो आइए हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की हमारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट, द टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the closed hypothetical surface is equal to the charge enclosed in it divided by epsilon naught irrespective of the way in which charge is distributed. This is not deposited, this is distributed. Spelling mistake है, irrespective of the way in which charge is distributed. तो यहाँ हमें इसकी स्टेटमेंट है। सबसे पहले स्टेटमेंट को हमें अच्छे से वर्ड बाय वर्ड समझना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये गॉसेस लॉ क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि एक मैथमेटिकल बात है। सबसे पहले गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डील नहीं कर रहा। गॉसेस लॉ किसे डील कर रहा है? द टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डील नहीं कर रहा, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डील कर रहा है। ये पॉइंट ध्यान में रखें, इनवर्ड की बात नहीं हो रही, आउटवर्ड की बात हो रही है। और वो भी क्या? द टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर कॉन्सेप्ट किसी का वीक हो या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का वीक हो तो हमारे इस चैप्टर 12 के सेशन स्टार्टिंग से अगर समझेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी डिटेल में बताया हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को भी हमने डिटेल में समझाया हुआ है। द टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है, passes through the closed hypothetical surface is equal to the charge enclosed in it divided by epsilon naught irrespective of the way in which charge is distributed। इसमें कहा जा रहा है, अगर मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझाऊं कि गॉसेस लॉ हमें कह रहा है, मैं इसकी स्टेटमेंट को भी आपके सामने रखता हूं। भाई ये कह रहा है द टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई एक हाइपोथेटिकल सरफेस बना दिया, एक इमेजिनरी, मैंने एक इमेजिनरी सरफेस बनाया। ओके भाई, एक क्लोज हाइपोथेटिकल इमेजिनरी हमारे पास सरफेस, हमें कहा जा रहा है उसके ऊपर अप्लाई होने वाला जो टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसके ऊपर अप्लाई होने वाला जो टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि हमारा जो स्टैंडर्ड चार्ज है वो इस चैप्टर में पॉजिटिव है, नेगेटिव की हम बात ही नहीं करेंगे। नेगेटिव की बात करेंगे तो हमारी इस चैप्टर की सारी डेरिवेशन अपोजिट हो जाएंगी। तो हमारी बुक ने जो स्टैंडर्ड चार्ज जो लिया हुआ है वो पॉजिटिव लिया। तो यहां ये बात कर रहा है द टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the closed hypothetical surface। एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस लिया और इस इमेजिनरी सरफेस पर अप्लाई होने वाला जो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज इन इट। कह रहा है जितना चार्ज उसके अंदर होना चाहिए। कैसे? देखो भाई, मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज लिया और हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? अवे होती हैं। क्या होती हैं? अवे। मैंने अवे बना दी भाई, अवे बना दी। ये लाइन कहाँ जा रही है? आउटवर्ड जा रही है। कहाँ जा रही है? आउटवर्ड। इसका मतलब ये चार्ज आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉज कर सकता है। इसी तरीके से एक और चार्ज बना के दे देता हूँ। चलो भाई, मुझे मालूम है ये भी भाई स्टैंडर्ड चार्ज तो पॉजिटिव है,
भाई स्टैंडर्ड चार्ज पॉजिटिव है, मैंने क्या किया, इस स्टैंडर्ड चार्ज पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या की, ड्रॉ की। और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मैंने ड्रॉ की, मुझे क्या करनी है, अवे ना, अवे बना दी भाई। अवे जैसे ही मैंने बनाई तो ये कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, आउट। इसका मतलब ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉज कर सकता है भाई, आउटवर्ड बाहर की तरफ जा रही ना। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको, इस पॉजिटिव चार्ज को बाहर रख के देखता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को अवे ड्रॉ करूंगा ना। अवे जैसे ही ड्रॉ करो, ये कहाँ जा रही है, इनवर्ट जा रही है। क्या जा रही है, इनवर्ट जा रही है भाई। अवे बनाया ना, सब में अवे बना रहा हूँ, लेकिन जो है यहाँ जैसे मैंने अवे बनाया ना, तो इस इमेजिनरी सरफेस पर ये आउटवर्ड अप्लाई नहीं हो रही, ये इनवर्ट जा रही है। कहाँ जा रही है, इनवर्ट जा रही है। तो क्या ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉज कर सकता है, जवाब है नहीं, ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ये दो कर सकते थे, ये नहीं कर पा रहा। तो जवाब ये है कि ये हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर थे, ये हाइपोथेटिकल सरफेस के इनक्लोज थे, अंदर की तरफ थे, जबकि ये हाइपोथेटिकल सरफेस से क्या था, बाहर था। चलो एक और बना के देख लेता हूं भाई। ये पॉजिटिव था, मैंने इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को क्या करके देखा, अवे बना के देखा ना भाई। अवे बनाया, ओके भाई, अवे बना रहा हूँ, अवे बना रहा हूँ, अवे बना रहा हूँ। तो इस हाइपोथेटिकल सरफेस पर इसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है, इनवर्ट आ रही है। जबकि गॉसेस लॉ जो डील कर रहा है वो टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डील कर रहा है। गॉसेस लॉ किसे डील कर रहा है, टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डील कर रहा है। तो ये जो लाइंस है ना, ये तो इनवर्ट जा रही है, इसका मतलब जो है ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉज नहीं कर सकता, ये तो इनवर्ट जा रही है। तो क्या फर्क था इन दोनों चार्जेस में और इन दोनों चार्जेस में, तो हमें जवाब मिलेगा कि ये दोनों चार्जेस जो है वो इस हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर है, और ये जो दोनों चार्जेस हैं इस हाइपोथेटिकल सरफेस से कहाँ है, ये दोनों चार्जेस जो हैं इस हाइपोथेटिकल सरफेस से बाहर हैं। तो जवाब हमें ये मिला कि ये अंदर है और ये बाहर है। गॉसेस क्या कह रहा है, द टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू द क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज इन इट। कह रहा है किसी भी हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस पर जो अप्लाई होने वाला जो फ्लक्स है, फ्लक्स तो कहते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ लाइंस की बात हो रही है, जो अप्लाई होने वाला जो फ्लक्स है वो किसके बराबर है, जितना चार्ज उसके अंदर इनक्लोज होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। बाहर वाला आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉज ही नहीं कर सकता। जितना ज्यादा चार्ज इसके अंदर इनक्लोज करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। फिर कह रहा है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई एप्सिलॉन नॉट तो मीडियम को शो कर रहा है, आगे कूलम्स लॉ से हम डिस्कस करते आए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, उसके डिवाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर आगे कह रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ द वे इन विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बस इस इमेजिनरी सरफेस के ये चार्जेस जो है वो क्या होने चाहिए, अंदर होने चाहिए। इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर जो है ये क्या होने चाहिए, ये चार्जेस होने चाहिए, चाहे वो चार्ज किसी भी तरीके से क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वे इन विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। वो चार्जेस जो हैं वो किसी भी तरीके से क्या हो, इररेस्पेक्टिव, किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो इमेजिनरी सरफेस जो मैं यहाँ बना रहा हूँ ना, इमेजिनरी सरफेस के अंदर की अगर मैं बात करता हूँ, दो इमेजिनरी सरफेस बनाकर आपको बताता हूँ। पहली कंडीशन कि ये सारे चार्जेस जो है वो सेंटर में, पहली कंडीशन कि ये सारे के सारे चार्जेस जो है वो क्या है, सेंटर में। दूसरी कंडीशन कि ये चार्जेस जो है वो क्या है, सेंटर में नहीं, ये दूर बिखरे हुए हैं। दूसरी कंडीशन है कि ये जो चार्जेस जो है वो सेंटर में नहीं है, क्या है, ये आपस में जो है वो सेंटर में नहीं है, दूर है। तो गॉसेस लॉ क्या कह रहा है, भाई इनक्लोज होने चाहिए, अंदर होने चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वे इन विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये चार्जेस जो हैं वो किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड, चाहे अगर वो सारे के सारे सेंटर में हो, चाहे वो सारे के सारे चार्जेस जो है वो क्या हो, फैले हुए हो, बस अंदर होने चाहिए, इनक्लोज होने चाहिए, बाहर नहीं होने चाहिए। बाहर वाले चार्जेस से कोई लेना देना नहीं है गॉसेस लॉ का, क्योंकि ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं इनक्लोज होना जरूरी है, चाहे वो चार्ज किसी भी तरीके से क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, बस अंदर होने चाहिए, चाहे वो सेंटर में हो सारे के सारे या दूर के दूर क्या हो, इर्रेगुलर बेतरतीब तरीके से फैले हुए हो, बस इस हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस के क्या होने चाहिए, अंदर होने चाहिए। अब ये गॉसेस लॉ और इसका फॉर्मूला ये आ गया मैथमेटिकल। भाई गॉसेस लॉ का फॉर्मूला है टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज इनक्लोज होना चाहिए, बाहर वाले चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, जितना चार्ज उसके अंदर इनक्लोज होगा गॉसेस लॉ उस पर डिपेंडेंट है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, चाहे वो चार्ज किसी भी तरीके से क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, बस इमेजिनरी सरफेस के क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। अब अगर ये गॉसेस लॉ कितना समझ में आया, आपके कमेंट में जवाब से मुझे अंदाजा हो जाएगा। कमेंट में आपका जो आंसर होगा वो बड़ी हमारे लिए अहमियत रखता है, उससे हमें क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि आपको ये गॉसेस लॉ कितना समझ में आया। और ये सवाल भी आपके टेक्स्ट बुक का ही सवाल है जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ।
दिस इज नॉट MCQ। आपको हर सवाल का जवाब जो है, मैं थोड़ा जूम भी करके देता हूँ, ओके आपको हर सवाल का जवाब जो है वो क्या करना है, यस और नो में क्या करना है, जवाब देना होगा। और कमेंट में आप जवाब देते हो तो बड़ा ज़बरदस्त रहता है। लाइव में तो सारे बच्चे जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन बेटा रिकॉर्डेड वीडियो में भी कमेंट में आपका जवाब हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो देखो, एक तो साइंटिफिक रीजन था, रिपल्जन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मैंने कूलम्स लॉ में बताया था कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम करने के लिए हमेशा रिपल्जन ही करवाते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन जो होती है वो दो न्यूट्रल के दरमियान भी होती है और एक पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान भी होती है। ये कूलम्स लॉ में मैंने आपको बात बताई थी, ये इसका आंसर था। नंबर 10, a point charge is placed at the center of a sphere, spherical Gaussian surface, यानी इमेजिनरी सरफेस की बात हो रही है। Is the flux changed? क्या फ्लक्स में तब्दीली आएगी या नहीं आएगी? आपने यस और नो में देना। ए में कहा जा रहा है इफ द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इज रिप्लेस बाय अ क्यूब ऑफ द सेम वॉल्यूम। हमें कहा जा रहा है कि अगर गॉसियन सरफेस है ना, उसको हम क्या कर दें, गॉसियन सरफेस है उसको हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। गॉसियन सरफेस को हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं एक क्यूब से जिसका वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। तो हमने गॉसेस लॉ का फॉर्मूला देखा। क्या इसमें कोई शेप का जिक्र है? जवाब है नहीं, इसमें कोई शेप का जिक्र नहीं है, इमेजिनरी होना चाहिए। तो जवाब है नो। क्या है, जब पहले का ए का जो आंसर हमारे पास आ गया वो क्या है, ए का आंसर है नो, कोई फ्लक्स में तब्दीली नहीं आएगी। बी में क्या जा रहा है, इफ द स्फीयर इज रिप्लेस्ड बाय अ क्यूब ऑफ 1/10 ऑफ दिस वॉल्यूम। हमें कहा जा रहा है कि भाई ये जो स्फीयर था ना उसको रिप्लेस कर देते हैं और एक क्यूब से रिप्लेस कर देते हैं जिसका वॉल्यूम जो है वो 10 गुना छोटा है। क्या इस फॉर्मूले में कहीं वॉल्यूम का जिक्र है? जवाब है नहीं, कोई वॉल्यूम में कोई फ्लक्स में तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि वॉल्यूम का जिक्र ही नहीं है। तो बी का आंसर भी क्या होगा, नो, फ्लक्स में कोई तब्दीली नहीं आएगी। सी में कहा जा रहा है इफ द चार्ज इज मूव फ्रॉम द सेंटर इन द स्फीयर। अब ये सवाल को अच्छा से देखो, इसमें कह रहा है कि भाई ये जो चार्ज है ना, ये इमेजिनरी सरफेस बना दिया। अब ये जो चार्ज है ना सेंटर में, अब इसको सेंटर से उठाकर अंदर ही, देखो बाहर ले जाने की बात नहीं हो रही, इन द स्फीयर कह रहा है। क्या कह रहा है, स्फीयर के अंदर अंदर ही है। इसको उठा के मैंने यहाँ रखा, या मैं इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, या इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, यहाँ कहीं भी अगर लेके जाऊंगा, क्या फ्लक्स में तब्दीली आएगी? जवाब है नहीं, क्योंकि गॉसेस में अभी हमने पढ़ा इररेस्पेक्टिव ऑफ द वे इन विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इररेस्पेक्टिव किसी भी तरीके से फैला हो, फ्लक्स में कोई तब्दीली नहीं आती। देखो क्या कह रहा है, इफ द चार्ज इज मूव फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से उठाकर कहीं और लेके जा रहे हैं, लेकिन स्फीयर के अंदर अंदर ही लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब कोई तब्दीली नहीं आएगी। सी का भी क्या हो गया, जवाब है नो। डी में कह रहा है इफ द चार्ज इज मूव आउटसाइड द स्फीयर, इफ चार्ज को उठा के बाहर लेके चले जाता हूं, तो गॉसेस ने कहा था इनक्लोज होना जरूरी है, कमी आ जाएगी, जीरो हो जाएगा अगर एक ही चार्ज है। तो भाई इसको स्फीयर से उठा के अगर बाहर लेके चले जाऊंगा, स्फीयर से उठाकर अगर मैं इसको आउटसाइड लेके चले जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा, यस तब्दीली आएगी। तो डी का आंसर क्या होगा, भाई इनक्लोज होना तो जरूरी है ना, तो ये क्या होगा, यस कमी आ जाएगी। क्या है, कमी आएगी। देखो क्या कह रहा है, इफ द चार्ज इज मूव आउटसाइड द स्फीयर, चार्ज को क्या किया मैंने, स्फीयर से बाहर लेके चला गया, आउटसाइड लेके गया, भाई तब्दीली तो आएगी। ई में कह रहा है इफ अ सेकंड चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द स्फीयर, भाई इसमें एक ही चार्ज था ना, बाहर लेके गए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया। यहाँ अगर यस और नो में तो यस है, लेकिन अगर आगे कहता कि वैल्यू अगर है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, चार्ज ही बाहर निकल गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो गई जीरो। जबकि ई में कह रहा है इफ अ सेकंड चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द स्फीयर, भाई स्फीयर के अंदर एक ही चार्ज था ना, एक ही चार्ज था, स्फीयर के अंदर एक ही चार्ज था। अब कह रहा है अगर मैं दूसरा चार्ज लेकर आ जाऊं, क्या करूं मैं, दूसरा चार्ज अंदर लेकर आओ, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तब्दीली आएगी? जवाब है यस, इनक्लोज चार्ज की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। इनक्लोज चार्ज की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, इनक्लोज चार्ज की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और इनक्लोज चार्ज की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। भाई चार्ज डबल हो गया तो ये डबल हो गया। तो ई में हमारे पास आंसर यस है, और यस के साथ साथ जो है ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इनक्लोज चार्ज डबल तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो गया है, डबल हो गया है। ओके, तो ये पांचों सवाल जो है वो निशानदेही करते थे कि गॉसेस लॉ कितना अच्छे से समझ में आया। अगर समय कमेंट में अच्छा सा समझ में आया तो कमेंट में बेटा जरूर बताओ यस करके कि कितना फायदा हुआ। इसी तरीके से गॉसेस लॉ की फिर आपके पास इंटर लेवल पर एप्लीकेशन आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज स्फीयर, आपकी बाकायदा इसकी डेरिवेशन आप ड्राइव करते हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज स्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी होती है। पहली कंडीशन में पॉइंट पी जो होता है वो आउटसाइड होता है,
फिर पॉइंट पी जो होता है वो सरफेस पर होता है, और फिर पॉइंट पी जो होता है वो इनसाइड होता है। अगर पॉइंट पी क्या होता है, पॉइंट पी अगर आउटसाइड होता है, तो अगर हम इमेजिनरी स्फीयर अगर मैं बना लूँ तो ये पूरा का पूरा जो चार्ज स्फीयर इसके अंदर क्या हो जाता है, इनक्लोज हो गया। ये पूरा का पूरा चार्ज स्फीयर क्या हो गया, इनक्लोज हो गया। और पूरा का पूरा चार्ज स्फीयर इनक्लोज हो गया, और जब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं पूरा का पूरा, एक मिनट थोड़ा सा हम फोकस करते हैं, पूरा का पूरा चार्ज स्फीयर जो है वो क्या हो गया है, इनक्लोज हो गया। और जब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, याद रहे कि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और इंटर की डेरिवेशन वाले पार्ट में मैं इसको पूरा ड्राइव करके भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ अब एप्टीट्यूड पे हम फोकस कर रहे हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज ओवर आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। जब हम सरफेस पर लेकर आते हैं तो भी इमेजिनरी स्फीयर के जरिए ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, इनक्लोज हो जाता है। और इनक्लोज हो जाता है, और जब हम ड्राइव करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला आता है वो होता है ई बराबर है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, जिसमें सिग्मा जो होता है हमारे पास बराबर होता है सरफेस डेंसिटी के, जो कि बराबर है क्यू अपॉन ए। सिग्मा किसके बराबर है, क्यू अपॉन ए के सरफेस डेंसिटी के बराबर है। चार्ज की वैल्यू दी जाए, एरिया दिया जाए, डिवाइड करोगे तो आपके पास सिग्मा आ जाएगा। तो हमने कहा कि स्फीयर, लेकिन सेंटर में अगर देखो गॉसेस लॉ कह रहा है ना इनक्लोज होना जरूरी है भाई। पॉइंट पी बाहर था, तो ये सारा का सारा चार्ज जो था वो इनक्लोज था। चार्ज स्फीयर पूरा का पूरा अंदर आ गया ना, इमेजिनरी हाइपोथेटिकल स्फीयर के अंदर। सरफेस पर लाए तो भी पूरा का पूरा इमेजिनरी स्फीयर के अंदर आ गया, लेकिन सेंटर पे चले गए तो सारा का सारा चार्ज कहाँ चला गया, बाहर चला गया। और सारा का सारा चार्ज बाहर चला गया तो इनक्लोज चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो गई। और इनक्लोज चार्ज की वैल्यू अगर क्या हो जाती है, जीरो। अगर इनक्लोज चार्ज की वैल्यू जीरो हो जाती है तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी। तो आउटसाइड पॉइंट पी बाहर होगा तो ये फॉर्मूला है, सरफेस पर होगा तो ये वाला फॉर्मूला है, और सेंटर में आएगा तो जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास एक डेरिवेशन जो कि इंटर के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस का हमारे पास जो फॉर्मूला है, ई बराबर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर किसके, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस जो है, ये इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। कैसे ड्राइव होगा ये इंटर वाले पार्ट में बताएंगे। इसी तरीके से एप्टीट्यूड के हवाले से देखो, अभी एमसीक्यू भी डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट, दो अपोजिट चार्ज प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये आता है। और दो सिमिलर चार्ज, देखो भूल जाते हैं अक्सर बच्चे, न्यूमेरिकल होते हैं सोल्व करना शुरू हो जाते हैं। सिमिलर अगर हो, मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बाकायदा टॉपिक में आपको बताया भी था, बिटवीन टू सिमिलर चार्ज प्लेट अगर लिखा हुआ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो होगी। अब जो है वो एक आध एमसीक्यू से मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको, तो मुझे आप जवाब दीजिएगा। ओके, तो अब मैं थोड़ा जूम करके भी आपको बताता हूं, रुको। ओके, अब देखो नंबर 5 गॉसेस लॉ से रिलेटेड है, सवाल का जवाब दीजिएगा। अ होलो इंसुलेटेड कंडक्शन स्फीयर इज गिविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। What will be the electric field at the center of the sphere if its radius is 2 मीटर। हमें कहा जा रहा है एक होलो कंडक्शन स्फीयर है, मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको, एमसीक्यू भी सामने रखता हूँ भाई। हमें कहा जा रहा है कि एक होलो कंडक्शन स्फीयर है, एक मिनट फोकस करते हैं। एक होलो कंडक्शन स्फीयर है, और इस होलो कंडक्शन स्फीयर पर जो है हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। होलो कंडक्शन स्फीयर पर हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो हम क्या करते हैं, देते हैं। और उस होलो कंडक्शन स्फीयर पर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, और पूछा जा रहा है इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो जवाब है जीरो। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अभी हमने गॉसेस लॉ में पढ़ा ना, हमें गॉसेस लॉ में पता है चार्ज इनक्लोज होना जरूरी है। अगर आप चार्ज होलो कंडक्शन स्फीयर पे दे रहे हो, अगर होलो कंडक्शन स्फीयर पे दे रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेंटर में क्या होगी, देखो भाई पॉजिटिव चार्ज, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आंसर हमने क्या कर दिया है, आंसर आ गया हमारे पास ए, जीरो। इसी तरीके से एक और एमसीक्यू आप नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, इसका मुझे जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, और अगर जवाब आ रहा है तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। अ वायर इज बेंट इनटू अ रिंग ऑफ रेडियस r इज गिवन अ चार्ज q। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज। एक वायर है जिसको हम बेंड करते हैं और एक रिंग की शक्ल बना देते हैं, और जिसकी रेडियस होती है r के बराबर, और उसको हम चार्ज देते हैं q। और हमें कहा जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। सेंटर ऑफ रिंग पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब देखो भाई सवाल को अच्छे से समझिएगा।
सवाल को अच्छे से आप समझिएगा कि भाई एक वायर है हमारे पास एक वायर है। उस वायर पर हमने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज दिया। उस वायर पर हमने जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमने यहाँ अप्लाई किया। अब हम क्या करते हैं, उस वायर को हम बेंड करके रिंग बना देते हैं। उस वायर को बेंड करके क्या करते हैं, रिंग बना दिया। और अगर रिंग बनाने के बाद भी अगर हम चार्ज अप्लाई करते हैं तो चार्ज कुछ इस तरीके से होगा। इस वायर को मोड़ कर हमने एक रिंग की शक्ल बना दिया। इस वायर को हमने मोड़ कर क्या कर दिया है, हमने जो है वो रिंग की शक्ल क्या कर दिया है, बना दिया। और रिंग की शक्ल हमने क्या कर दिया है, बना दिया है। और अब कहा जा रहा है इसके सेंटर की बात हो रही है। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जवाब है 0। वही गॉसेस लॉ की बात हो गई, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर गॉसेस लॉ का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप सवाल देख के ही पहचान जाएंगे। ओके भाई, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया 0। इसी तरीके से अब देखते हैं, बच्चे होते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। वो सवाल जिसका गॉसेस लॉ से कोई लेना देना नहीं होता ना, फिर भी गॉसेस लॉ लगाते हैं। तो इसके लिए जो मैं एक सवाल जो है ना आपको एग्जांपल के तौर पर जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई इसकी अगर मैं बात करता हूँ ना, Consider a spherical shell of metal at the center of which a positive point charge is kept। हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है मेटल का और उसके सेंटर में हमने क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा। अब ए में कहा जा रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 आउटसाइड द शेल, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इन द रीजन इनसाइड द शेल, डी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो इन बोथ रीजन आउटसाइड एंड इनसाइड द शेल। तीसरे एमसीक्यू का ईमानदारी से कमेंट में आंसर दो मेरे समझाने से पहले, जल्दी। अभी गॉसेस लॉ पढ़ा, इससे पहले ईमानदारी से आप इसका क्या करेंगे, जवाब देंगे। देखो बाद में मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद तो चीटिंग कर सकते हो ना, सर मैंने पहले ही सही दिया था, लेकिन अब जो है इसका आंसर आप देने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आप कमेंट में अपना आंसर पहले दे चुके होंगे। याद रहे, गलती अगर करते हो फिर कोई समझाता है तो जिंदगी भर याद रहता है, और यही आपका मकसद होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप कमेंट में अपना जो है वो जवाब लिख चुके होंगे इस एमसीक्यू का। और अब मैं इसको समझाने जा रहा हूँ। भाई क्या कह रहा है, कंसीडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ मेटल। स्फेरिकल शेल ऑफ मेटल है एट द सेंटर ऑफ विच पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज केप्ट। भाई हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, भाई स्फेरिकल शेल है, और इस स्फेरिकल शेल के सेंटर में आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया। भाई स्फेरिकल शेल के क्या किया आपने, सेंटर में, स्फेरिकल शेल के सेंटर में आपने क्या कर दिया है, पॉजिटिव चार्ज को रख दिया है। आपने चार्ज स्फेरिकल पे नहीं दिया। देखो सवाल कितना ट्रिकी है, गॉसेस लॉ का रट्टा मारा है तो फंस जाओगे। सवाल को अच्छा सा समझो। यहाँ क्या कह रहा है, स्फेयर पर चार्ज नहीं दिया, चार्ज को सेंटर में रखा। और चार्ज को अगर सेंटर में रखा है तो मैं इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर ड्रॉ करता हूँ, इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये कहाँ जाएंगी, इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो कहाँ चले जाएंगी, अवे जाएंगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, तो ये कहाँ चले जाएंगी, ये चले जाएंगी अवे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहाँ चले गई, अवे चले गई है। और अगर अवे जा रही है इसका मतलब लाइन यहाँ से भी गुजर रही है, और ये लाइंस क्या हो रही है, ये लाइंस जो है वो यहाँ से भी गुजर रही है, लाइंस यहाँ से भी गुजर रही है, और ये लाइंस जो है वो क्या हो रही है, यहाँ से भी क्या हो रही है, गुजर रही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ से लाइन गुजरती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि लाइंस यहाँ पे भी जा रही हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो यहाँ पर भी क्या होगी, जीरो नहीं हो सकती। और ये सवाल गॉसेस लॉ का है ही नहीं, मिलता जुलता है गॉसेस लॉ का। तो जिसने गॉसेस लॉ का कच्चा पक्का टॉपिक पढ़ा होगा वो लगा देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द शेल। ऐसा नहीं है, पॉजिटिव चार्ज को सेंटर में रख दिया ना, पॉजिटिव चार्ज को अगर आपने क्या किया है, सेंटर में रखा है, तो लिहाजा लाइंस जो है वो हर जगह जाएंगी। इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और आउटसाइड भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो इन बोथ रीजन आउटसाइड एंड इनसाइड द शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो ना अंदर की तरफ जीरो होगी ना बाहर की तरफ, दोनों साइड पर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि लाइन हर जगह से गुजरेगी। तो ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 का आंसर था, डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो काइंडली आप अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो का हक अदा करें। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था और हमने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको बेहतरीन अंदाज से समझा सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।